नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सवाल नंबर 61 से, जो कि जून के शिफ्ट 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 60 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसी चैनल में आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप उन दोनों को पहले देख लें और फिर यहाँ से सवाल को शुरू करें, और साथ में इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है या फिर जो भी आपको ऐसा लगे, तो आप उसका जरूर नोट डाउन कर लें और उसका रिवीजन कर लें अपने नोट्स से, या फिर जो भी आप लोग गाइड या फिर जो भी मेन बुक यूज कर रहे होंगे पढ़ने के लिए, उससे आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। 61 नंबर का सवाल है कि शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए है जीप पर सवार इल्लियां, ऑप्शन बी है विष कन्या, ऑप्शन सी है यत्र तत्र सर्वत्र, ऑप्शन डी है आड़ू का पेड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब बी है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह जीप पर सवार इल्लियां एवं यत्र तत्र सर्वत्र है, जबकि विष कन्या जो वो रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। तो विष कन्या किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एवं आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि विष कन्या किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी, और आड़ू का पेड़ है रमेश चंद्र शाह। शरद जोशी के अन्य चर्चित निबंध संग्रहों में यथासंभव शरद जोशी के और अन्य निबंध संग्रह देख लेते हैं, जो कि हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट करे तो, या फिर एलिमिनेशन में भी काम आ सके आपका। तो निबंध संग्रह में पहला यथासंभव, दूसरा है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और किसी बहाने हैं, रहा किनारे बैठ, तिलस्मी और दूसरी सदा इत्यादि शामिल है। तो कौन कौन से निबंध संग्रह यहाँ पे है? यहाँ पे एक तो है कि विष कन्या किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। दूसरा है आड़ू का पेड़ जो है रमेश चंद्र शाह का। और शरद जोशी के अन्य निबंध संग्रह है यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलस्मी और दूसरी सतह। तो इस तरह से आप 2-3 बार अगर लेक्चर भी सुन लेते हैं कम से कम नोट्स बनाने के साथ, तो आपको ये बात मतलब ये फैक्ट्स आपके दिमाग में रहेगा, तो आप एलिमिनेट करने के लिए कम से कम एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि सारे फैक्ट्स को याद करना भी तो मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तो हरिशंकर परसाई की कहानी है शायद भोला राम का जीव, हाँ शायद वही है। हम लोग के जो यूनिट 10 में लगा हुआ है, व्यंग है एक तरह से। हाँ, तो इनका निबंध संग्रह है। ऑप्शन है ए तुलसीदास चंदन घिसे, बी अपनी अपनी बीमारी, सी बबूल और कैक्टस, डी एक भोर जुगनू की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुलसीदास चंदन घिसे, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, और अपनी अपनी बीमारी जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। यह संग्रह जो है ये व्यंग्यात्मक निबंधकार है और हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। जबकि बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का निबंध है। बबूल और कैक्टस किसका निबंध है? रामदरस मिश्र का। और एक भोर जुगनू ये नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध संग्रह है। एक भोर जुगनू किसका है? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का। और बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का। चलिए अब यहाँ पे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। पहले दिन का जन्म काल देख लीजिए 1924, और इनका मृत्यु हुआ था 1995 में। इनके निबंध संग्रह है पहला पगडंडियों का जमाना। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, एक जगह आपके नोट डाउन हो जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार की ताबीज 1967, ठिठुरता व गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। और विकलांग श्रद्धा के दौर को साहित्य अकादमी भी मिला है कब? 1982 में। 1982 में इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला। इस रचना के लिए विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। सुनो भाई साधो 1983 में, और आवारा भीड़ के खतरे हैं ये 1998 में, और प्रेमचंद के फटे जूते, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला, आप लोगों को अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1924 में और मृत्यु हुई 1995। इनका निबंध संग्रह है पहला पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार की ताबीज 1967, ठिठुरता व गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, विकलांग
विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, साहित्य अकादमी मिला 1982 में, सुनो भाई साहब 1983, आवारा भीड़ के खतरे 1998 और प्रेमचंद के फटे जूते। अगला सवाल है नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए कहानी, नई कहानी, ऑप्शन बी साहित्य की समाजशास्त्र की भूमिका, ऑप्शन सी इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकों में कहानी, नई कहानी जिसका प्रकाशन 1965 है, एवं इतिहास और आलोचना 1957, ये आलोचना ग्रंथ है। ये दोनों किताब जो है ये नामवर सिंह द्वारा रचित है। जबकि साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका 1989, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 मैनेजर पांडे द्वारा रचित है, एवं भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक पुस्तक है। तो इसको नोट डाउन आप जरूर कर लें। अगला सवाल है निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है ए कामायनी, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और सी, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और राम की शक्ति पूजा तो सब लोग को पता ही है, निराला जी के द्वारा। दोनों सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जबकि गुंजन सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है और ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तथा पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत का ही है और 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और पल्लव को हम लोग क्या बोलते हैं? छायावाद का मैनिफेस्टो। कौन है? तो पल्लव। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? ऑप्शन ए है कबीर की अपेक्षा। कौन सी बातें सही है? देखिए यहाँ पे ये तो जरूर ध्यान दीजिए कि क्या पूछा, सही है या नहीं सही है। ये तो सब पूछते रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हमेशा आप जो कीवर्ड्स है उसको ध्यान में रखिए कि क्या पूछ रहा है। सही पूछ रहा है तो हम लोग सही पे ध्यान देंगे। सॉरी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ऑप्शन सी है खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी पानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ए बी सी। तो ए बी और सी तीनों सही है और ऑप्शन डी जो है गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था एवं खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यह प्रमुख बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो के विषय में कही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित बोली वर्गों में कौन से संबंध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ए पश्चिमी हिंदी मेवाती, बी पूर्वी हिंदी बुंदेली, बिहारी हिंदी बघेली, राजस्थानी हिंदी मगही। तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। फल अगर बिहारी हिंदी का जाए तो मगही में चला जाएगा, और पूर्वी हिंदी में आए तो बघेली चला जाएगा। राजस्थानी में आइए तो मेवाती, और पश्चिमी आइए तो बुंदेली। तो सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी हो गया बुंदेली, पूर्वी हिंदी हो गया बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी हो गया मेवाती। अगला सवाल, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण देव और लाल कवि, और यह सूची है इनकी रचनाओं का। छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक और रसविलास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चिंतामणि त्रिपाठी का होगा काव्य प्रकाश, भूषण हो गया छत्रसाल दशक, देव हो गए रसविलास और लाल कवि हो गए छत्र प्रकाश। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, ए है विशंभर, बी रंजीत, सी तरन, नवल किशोर। तो नवल किशोर तो हो गए दुलाई वाली का, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है इसलिए मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तो अगर डी का 2 हो गया, डी का 2 तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब। इस तरह से आप देखिए
तीन जो सवाल है तीनों हम लोग के सिलेबस के लगे हुए कहानियों में नहीं है, लेकिन नवल किशोर तो है धुलाई वाली, तो यहाँ से आप हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। विशंभर कहानी आहुति में है, कहानीकार है प्रेमचंद। दूसरा है रंजीत मिसपॉल, इसके कहानीकार है मोहन राकेश। तरन है माया दर्पण और निर्मल वर्मा इसके लेखक है। और नवल किशोर है धुलाई वाली कहानी से, और इसके लेखिका हैं बंग महिला, इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंध संग्रह है इसको, तो पहला निबंध है आस्था और सौंदर्य, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता और वाद विवाद संवाद। सूची 2 में है अध्यापक पूर्ण सिंह, नामोर सिंह, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आस्था और सौंदर्य हो गया। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। आचरण की सभ्यता का प्रकाशन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। और वाद विवाद संवाद है नामवर सिंह का। तो यहाँ पे सूची मिलान कितना सारा सवाल दिया है, ये सब सवाल इजी होता है एक तरह से, क्योंकि एलिमिनेट करने में ज़्यादा सही रहता है। अगर इसमें से आपको कोई भी एक रचना याद है या दो रचना याद है तो आप आराम से सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। कवियों की सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों से सुमेलित कीजिए। तो रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन 4 लेखकों का नाम दिया गया है कवियों का, और इनकी कविताओं का नाम, सब कविता संग्रह का नाम है। अगर इनमें से आपको कोई भी एक कविता संग्रह याद है कि किसका है तो आप आराम से यहाँ पर सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी देख लेते हैं। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ। ठीक है, रघुवीर सहाय का क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह है जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 सूची 1 में दिया गया है रचना और सूची 2 में उसके लेखक। तो पहला है आनंद कादम्बिनी, सदानंद मिश्र, समालोचक राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन सी भारतेंदु और प्रेमघन, और सार सुधा निधि चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पत्रिका है ये सब। तो आनंद कादम्बिनी के हो गए प्रेमघन संपादक, समालोचक के पत्रिका के संपादक हो गए चंद्र शर्मा गुलेरी, और भारतेंदु के संपादक हो गए राधाचरण गोस्वामी, और सार सुधा निधि पत्रिका के सदानंद मिश्र। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये सब पत्रिका है और पत्रिकाओं और संपादकों का सुमेलन था। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक है प्रेमघन, समालोचक पत्रिका के संपादक है चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु पत्रिका के संपादक है राधाचरण गोस्वामी, और सार सुधा निधि पत्रिका के संपादक है सदानंद मिश्र। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। ये तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आप तो इसे आराम से एलिमिनेट करके सॉल्व भी कर सकते हैं अगर सब याद नहीं है तो महंत रामदास, मुराद अली, कंचन, कैलाशनाथ, तमस, झूठा सच, मानस का हंस और मैला आंचल। तो महंत रामदास तो हो गए यहाँ पे आपके मैला आंचल से, तो ये 4 हो गया। मुराद अली हो जाएगा तमस, और कंचन हो जाएगी झूठा सच, और कैलाशनाथ में मानस का हंस। ठीक है, तो इन सब का प्रकाशन वर्ष आपको जरूर ध्यान रखना है। तमस का क्या प्रकाशन वर्ष था, झूठा सच का क्या है, तो इन सब का प्रकाशन वर्ष अगर आपको याद है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं महंत रामदास मैला आंचल, जिसके उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, मुराद अली तमस के पात्र हैं तो भीष्म साहनी, कंचन झूठा सच, और कैलाशनाथ मानस का हंस अमृतलाल नागर। तो इस सवाल से आप ये पता कर सकते हैं कि पात्रों का नाम अगर पूरा भी नहीं याद है तो कम से कम हर उपन्यास का 2-4 पात्र भी याद है तो आप कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये था 2020 का सवाल, लेकिन 2025 और अब जो आएगा एग्जाम में वो थोड़ा और पैटर्न हार्ड कर चुका है, चेंज क्या कर दिया है कि ये सब मुख्य पात्रों में से हैं, लेकिन अब जो है वो गौण पात्र पूछ रहा है। जब मैलांचल में भी से भी पात्र को अगर पूछेगा तो उन्हीं पात्रों को पूछेगा तो 1 या 2 बार जिक्र हुआ है। तमस से उन पात्रों को ज़्यादा पूछेगा जो 1 या 2 बार ही जिक्र हुए। तो इस तरह से गौण पात्रों को आजकल पूछने का ट्रेंड चला हुआ है।
तो मुख्य पात्र तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन गौण पात्रों को भी आप अगर उपन्यास पढ़ रहे हैं या नाटक पढ़ रहे हैं तो उसको आप जरूर नोट डाउन करते चले एक पेज पे कि गौण पात्र कौन कौन से जिनका सिर्फ 1 या 2 बार जिक्र हुआ है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा आजकल पिछले एक डेढ़ साल से यही देखा जा रहा है कि गौण पात्रों का सवाल ज़्यादा आ रहा है, खास करके 2024 दिसंबर से 2025 के एग्जाम तक में ये देखा गया है, ये पैटर्न देखा गया अभी तक एनटीए का। तो गौण पात्र पर भी जरूर ध्यान दें। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कालिंदी चरण, मालती, सामनाथ और सुबोध। तो कालिंदी चरण है पत्नी कहानी से, जिसके रचनाकार कहानीकार है जैनेन्द्र। मालती है गैंग्रीन से अज्ञेय की कहानी है, और सामनाथ है चीप की दावत से भीष्म सानी की है, और सुबोध है जिंदगी और गुलाब से ये उषा प्रियमदा की कहानी। हिंदी की लोकनाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक की शैलियाँ हैं जिसको अब कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है उन क्षेत्रों का सुमेलन करना है इनके साथ। तो नाटक की शैली है एक सांग, एक है नौटंकी, एक है माच, एक है नाचा। और ये सूची दिया कि ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सांग जो है वो हरियाणा में मतलब नाट्य शैली है, मनाया क्या जाता है, मतलब खेला जाता है उस तरह से एक नाटक। सांग हरियाणा में, और नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में, और माच जो है वो मालवा यानी मध्य प्रदेश, और नाचा जो है वो छत्तीसगढ़। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि हरियाणा में सांग, नौटंकी है उत्तर प्रदेश का, माच है मालवा यानी मध्य प्रदेश, नाचा है छत्तीसगढ़। या माच है तो मौ से माच भी हो गया, मालवा हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं। मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश वालों को हम बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से याद कर सकते हैं। हरियाणा का सॉन्ग यानी हरियाणा में जो सॉन्ग है आजकल ज़्यादा मतलब खूब तड़क भड़क सा सॉन्ग आ रहा है हरियाणा का, तो हरियाणा का सॉन्ग आप याद कर सकते हैं यानी सॉन्ग या सॉन्ग। और छत्तीसगढ़ नाचा, हरियाणा के सॉन्ग पे छत्तीसगढ़ नाच रहा। तो इस तरह से आप कुछ भी मतलब आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। वैसे इसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है कोई अभी सवाल, अभी तक 2025 तक तो मैंने एनालाइज किया तो अभी तक कहीं रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये काव्य सिद्धांत है और ये पाश्चात्य विचारक है। तो रम्य कल्पना का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद। और विचारक है टी एस एलियट, आई ए रिचर्ड्स, कॉलरिज और रोला बार्थ। तो रम्य कल्पना का सिद्धांत, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और इसका एक्सप्लेनेशन है रम्य कल्पना यानी कॉलरिज, मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स, परंपरा की अवधारणा टी एस एलियट और उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, ए सी बी डी। तो प्राचीन संस्कृत पहले होगा, फिर लौकिक संस्कृत होगा। प्राचीन संस्कृत को ही वैदिक संस्कृत भी बोला जाता है, फिर लौकिक संस्कृत आया, फिर सौरसेनी आए, सौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास हुआ। फिर पश्चिमी हिंदी से ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली या फिर हरियाणवी। अगला सवाल है निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो निबंध संग्रह है कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंधमादन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तो प्रगतिशील साहित्य 1954 डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती, गंधमादन हो गया कुबेर नाथ राय, और कला का जोखिम 1981 ईस्वी निर्मल वर्मा। अगला सवाल है निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है यथार्थवाद, विखंडनवाद, ऑप्शन सी है उत्तर आधुनिकतावाद, डी है उत्तर संरचनावाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अवधारणा है यथार्थवाद, तो इसका कालक्रम होगा 16 से 17वीं शताब्दी के लगभग में इसका शुरुआत हुआ। उत्तर संरचनावाद है 20वीं शताब्दी के मध्य में, उत्तर आधुनिकतावाद है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और विखंडनवाद है 1967 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है नदी की बाग पर छाया, ऑप्शन बी है कितनी नाव में कितनी बार, सी है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और डी है इत्यलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इत्यलम हो गया 1946 ईस्वी,
कितनी नाव में कितनी बार हो गया 1967 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी। और नदी की बाग पर छाया हो गया 1981 ईस्वी। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। और उपन्यास है मानस कहांस, पीढ़ियाँ, खंजर नयन और सुहाग के नुपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। सुहाग के नुपुर का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी, मानस कहांस हो गया 1972 ईस्वी, खंजर नयन 1981 ईस्वी, पीढ़ियाँ हो गई 1990 ईस्वी। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। एक और द्रोणाचार्य, बी है भूख आग है, सी है बकरी, डी है देहांतर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सी ए डी बी। तो बकरी का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी, जिसके नाटककार हैं सरस्वती दयाल सक्सेना। एक और द्रोणाचार्य है 1977 ईस्वी, शंकर शेष है इसके नाटककार, और ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। और देहांतर है 1987 ईस्वी, आचार्य नंद किशोर। और भूख आग 1998 ईस्वी, कृष्ण बलदेव पैद। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन ए आदि, अंत और आरंभ, बी है शिरीष की यादाई, रेती के फूल, और डी है त्रिशंकु। निबंध संग्रह त्रिशंकु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 और इसके निबंधकार हैं आगे। रेती के फूल 1954, इसके निबंधकार हैं दिनकर। शिरीष की यादाई 1995, इसके निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। और आदि, अंत और आरंभ हो गए इसके निर्मल वर्मा। ये 2001 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दलित आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे 1995, 2 भाग में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक है मोहनदास नैमिषराय। जूठन है 1997 ईस्वी का और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और मुर्दैया 2010 ईस्वी, इसके हैं तुलसीराम, और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी, सुशीला टाक भौड़। ये बहुत बढ़िया दलित आत्मकथा मुर्दैया, अगर आपने पढ़ा हुआ तो। मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। बी है राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार। और ऑप्शन डी है शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मार्क्सवादी समीक्षकों की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है इस प्रकार है। पहला रांगेय राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1954 ईस्वी। मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और इतिहास तथा सिद्धांत 1973 ईस्वी। और रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी। अगला सवाल 85, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो मोतीराम, बिहारी, देव, जसवंत सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। बिहारी का हो गया 1595 ईस्वी, मोतीराम हो गया 1617 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी और देव हो गए 1673 ईस्वी। नीचे अब ये कथन तर्क को इस बार वाले एग्जाम में 2025 दिसंबर, जो इस बार अभी 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है, 4 या 6 जनवरी को जब भी हुआ है, तो उसमें कथन तर्क का सवाल बहुत सारा लिखा गया है। तो नीचे दिए कथन दिए गए हैं। एक को स्थापना ए यानी असर्सन और दूसरे को तर्क यानी रीजन कहा गया है, जिसको इंग्लिश में असर्सन और रीजन भी बोलते हैं। तो स्थापना ए, संचारी भाव को उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। इसका तर्क है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। अब उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ए है, ए और आर दोनों सही है। ए बी है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों गलत है। क्योंकि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें भी वही है, स्थापना और तर्क।
तो स्थापना है कि ए प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क है क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल्य होता है जिसका कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये और दोनों गलत है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है तथा तर्क दिया गया है क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल्य होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। तो ए और आर दोनों गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन दो है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है। क्योंकि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, कथन सत्य है, लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से ही प्रभावित नहीं रहा बल्कि भक्ति आंदोलन और कई वादों से प्रभावित रहा, जैसे इस्लाम का एकेश्वरवाद, शंकराचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद तथा वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद से भी प्रभावित रहा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अद्वैतवाद किसका था, शंकराचार्य ने इनको प्रोपेगेट किया था अद्वैतवाद के, और फिर रामानुजाचार्य ने किसको प्रोपोगेट किया, यानी फैलाया विशिष्टाद्वैतवाद को, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। तो इससे यहाँ पे आप ये 2-3 फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही असर्शन रीजनिंग बोला है। तो असर्शन है स्थापना है शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, और रीजन क्या दिया गया है यानी तर्क कि इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसमें से उपयुक्त उत्तर कौन है, तो उपयुक्त उत्तर ए है, दोनों सही है। ठीक है। अगला सवाल है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, और कथन दो है दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है। क्योंकि दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्या को केंद्र में रखकर हुए लेखन से दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। तो ये तो हो गया टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट। अभी इसको यहाँ पे गद्यांश है, तो आप इसको मतलब कॉम्प्रिहेंशन भी जिसको बोला जाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप इसको पढ़ के आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बस दिखा देता हूँ कि एक ध्यान से आप इसको स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी अच्छी तरह से, और फिर इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इनको ज़रूर आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़िया से एक बार ध्यान को पढ़ के और सारे सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है और ये खुद से ही सॉल्व करने में ज़्यादा फायदा है, ताकि आपको पढ़ने का आदत भी रहे। तो इस तरह से हम लोग का ये 2020 का जून 2020 शिफ्ट 2 का 100 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, और जो भी पहले से जो भी रिवाइव करवा दिया गया, मतलब 2 ही साल का अभी तक हुआ है, 2 शिफ्ट का हुआ है, तो उन दोनों को आप ज़रूर सॉल्व कर लें, उसका नोट्स बना लें, और फिर इसी तरह से हम लोग इस सीरीज़ में और भी वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अभी आपको डिमांड है, आपको जो सही नहीं लग रहा है या जो अच्छा लग रहा है, दोनों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।